जीवन में जोश होश आ गया। आयुर्वेद तेरे ज्ञान से मुझको जीने का हौसला मिल गया। सही है तू, सही है तू, सही है तू, सही है तू मेरा आयुर्वेद। आयुर्वेद, 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 तूने दी नई रोशनी। आयुर्वेद, 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 तुझसे महकी है जिंदगी। आयुर्वेद, आयुर्वेद, यार खूबसूरत तेरी देन है, कमाल की तेरी जड़ी बूटी है। शंख पुष्पी राभी अवला अश्वगंधा हरड़ मुलेठी, मेरे जीवन में सभी ने लाई नई उमंग, नई शक्ति। आयुर्वेद, 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 तूने दी नई रोशनी। आयुर्वेद, 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 तुझसे महकी है जिंदगी। आयुर्वेद, आयुर्वेद, परम पावन, परम आराध, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुहरं वंदे सत्यं सभी साधक और साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, हर बुधवार और गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। तीन संस्थाएं एक साथ मिलकर हम कार्यक्रम करते हैं। तो आप सभी का इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ अमरावती से डॉक्टर अश्विनी जी इंगले हमारे साथ जुड़ी है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। कल भी आपको हमने सुना था, बहुत ही एक शानदार और जरूरी टॉपिक लेकर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। आयुर्वेद में जो पंचकर्म बताया गया थेरेपी, उसकी उपयोगिता क्या है, कि क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हमने कल जाना। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी कार्यक्रम की दूसरी कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अश्विनी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और अश्विनी जी, आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। कंटिन्यूअसली उनमें जो है वो क्षल गुण बोलते हैं हम उसको। क्षल मतलब मूवमेंट। कंटिन्यूअसली वो जो प्रॉपर्टी है वो उसमें हमें कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में दिखती है। दूसरा है कि उनके फ्रेंड्स जो होते हैं, मतलब अगर फ्रेंड्स के बारे में देखो तो उनके फ्रेंड्स जो थे, एक हो गया फिर उसको छोड़ दिया, फिर तीसरे के साथ फ्रेंडशिप कर ली, उसको छोड़ दिया, चौथे के साथ फ्रेंडशिप कर ली। ये उनका इंस्टेबिलिटी का एक कैरेक्टर है। ठीक है, ये जनरल बातें मैं बता रही हूँ कुछ असेसमेंट के। ऐसा जरूर नहीं कि इस पे हर वक्त ये सब कैरेक्टर आने के बाद सिर्फ वो वात प्रकृति ही है, क्योंकि हर एक की जो प्रकृति होती है वो सिंगल दोषा उसमें नहीं होता। वो वात पित्त, पित्त कफ, वात
की वो प्रकृति होती है। तो जैसे क्वेश्चनरी में जैसे मैंने आपको ये बताया, उसी तरह अगर पित्त प्रकृति का व्यक्ति देखो तो वो दिखने में काफी, स्किन अगर देखते हैं तो उसकी गौर वर्ण की या फिर थोड़ा रेडिश टच उसमें होता है। उसके बाद उसकी प्रकृति सुकुमार होती है, बहुत जल्दी उसको किसी भी चीज की टॉलरेंस जो है वो उससे जल्दी, टॉलरेंस कम होता है, और असहनशीलता जो बोलते हैं हम, सहनशीलता उसमें बहुत कम होती है कोई भी चीज की। धूप में जाओ तो जल्दी उसमें धूप का असर करने लगेगा। अगर बालों के बारे में बात करें तो बालों का जो हेयर टेक्सचर जो होता है वो थोड़ा सा येलोइश या फिर जैसे कॉपर कलर के वगैरह जो बाल होते हैं ना उस टाइप का होता है। पित्त प्रकृति के व्यक्ति में बाल जल्दी पकने लगते हैं, मतलब हाइटिश ग्रेइंग ऑफ हेयर, फॉलिंग ऑफ हेयर, ये भी पित्त प्रकृति और वात प्रकृति के व्यक्ति में हमें ज्यादा मिलता है। देखा जाए तो जैसे वात प्रकृति में चलगुन मतलब इंस्टेबिलिटी और ड्राइनेस, लघुता, लघुता मतलब जल्दी इनिशिएट करना, वो पटाख से कुछ भी काम है तो पटाख से उठ के चला जाएगा और बोलेगा हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ। पित्त प्रकृति का व्यक्ति उष्ण गुण मतलब उष्ण और तीक्ष्ण गुणों का कॉम्बिनेशन वाला होता है। जैसे वो अगर उसको गुस्सा आया तो वो तुरंत वहीं पे निकाल देगा, वो वेट नहीं करेगा कि इसका सही है नहीं है, मैं एनालिसिस करता हूँ उसके बाद में। वो गुस्सा है तो पहले वो एक थप्पड़ लगा देगा और फिर सोचते बैठेगा। ये पित्त प्रकृति की क्वालिटी होती है। पित्त प्रकृति वालों की बुद्धि बहुत अच्छी होती है। दूसरा कफ प्रकृति अगर वो देखें तो कफ प्रकृति वाले जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो व्यक्ति स्टेबल, स्थिर, गंभीर, मतलब कोई हमें एक लगेगा अरे यार इसको कुछ असर ही नहीं हो रहा है, ये तो कितना शांत बैठा है, उसको बोलते हैं गंभीर और स्थिर प्रकृति। मतलब कोई भी डिसीजन लेगा आराम से लेगा, शांति से करेगा, और कंप्लीशन जो है वो धीरे धीरे करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किचन की बात कर ले तो किचन में अगर मैंने कहा कि सब्जी पकाना है, बात प्रकृति वाला क्या करेगा, फटाफट फटाफट फ्रिज से वो जो है वेजिटेबल्स निकालेगा, अपना काटेगा, फटाक से इधर गैस भी चला देगा, ये भी करेगा वो भी करेगा, और साथ में सब, और थोड़ी देर के बाद उसकी सब्जी जल भी सकती है क्योंकि उसका स्थिर नहीं है, वो चंचल है, इधर उधर चल रहा है। पित्त वाला जो है वो मीडियम आएगा उसमें। और कफ वाला क्या है, कफ वाला वही सब्जी काटने के लिए 5 की जगह 10 मिनट लगाएगा, लेकिन आराम से करेगा, ढंग से करेगा। ये उसकी क्वालिटी हो गई एग्जैक्टली। यही है ऐसा नहीं, मैंने जब उसका सिर्फ एक मोटा मोटा सा आइडिया आपको दिया है। कफ वाले जो होते हैं वो क्षमावान होते हैं, क्षमावान मतलब इजीली वो किसी को भी मतलब माफ कर देते हैं, उनमें से ये नहीं रहता कि हाँ ठीक है यार चलता है, ये उसका एटीट्यूड रहता है। ये हो गए कफ प्रकृति के व्यक्ति। कफ प्रकृति वालों की बुद्धि बहुत स्थिर गंभीर होती है। और ये जो है ये हो गए हर एक प्रकृति के कुछ लक्षण। जैसे हम कफ के बारे में अगर हेयर्स देखते हैं तो उनके बाल घने होते हैं, उनके बाल जो है उसमें ब्लैकिश कलर ज्यादा आपको मिलेगा, घने लंबे, और थिकनेस उसकी ज्यादा होती है। अब ये जो प्रकृति है, आइडियली प्रकृति जैसे बेबी जन्म लेता है मतलब फीटस या फिर एम्ब्रियो क्रिएट होता है, उस वक्त ये प्रकृति का असेसमेंट होता है। ये प्रकृति का असेसमेंट जो है वो सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपके मदर की तरफ के कैरेक्टर, आपके फादर की तरफ से कौन से कैरेक्टर है, मतलब बीज में जो मदर की तरफ से आने वाला स्त्री बीज है, मेल की तरफ से आने वाला फीमेल बीज है, सॉरी मेल बीज है, उसमें आने वाले कैरेक्टर जिसको मातृज और पितृज ऐसे बोलते हैं। हम बोलते हैं ना ये इसकी आंखें मम्मी की जैसी है, इसके हेयर कर्ली है पापा के जैसे है, वगैरह वगैरह। कुछ होते हैं सात्वेज भाव। सात्वेज भाव का मतलब क्या होता है कि जो उसको हमने एडप्ट की। कुछ होते हैं सत्वज भाव। सत्वज मतलब जो आपके मन के टॉलरेंस पे डिपेंड करते हैं। कुछ होते हैं रसज भाव। रसज मतलब जो आपका खान पान है उस तरीके से होता है। जो गर्भिणी है, गर्भिणी ने ऐसा म्यूजिक सुनना चाहिए, उसने जो बोलते हैं ना जैसे सुन लिया तो जैसे हनुमान जी जैसे वो बुद्धिमान चातुर बलवान हो जाएगा। तो ये सब जो भाव आते हैं ना वो गर्भ संस्कार में यही भाव पे हम काम करते हैं, जिसमें हम साथ में उसके बाद में रसज की बात कर लूँ तो हम बोलते हैं बहुत मतलब बहुत लोगों ने सुना होगा हाँ ये नॉनवेज खाता है तो इसका स्वभाव चिड़चिड़ा है, ये जल्दी गुस्सेल हो जाता है। और हमें पता भी है जो सात्विक होता है, मतलब अभी अगर सात्विक की बात करूँ तो हमारे इसमें शायद जैन धर्म के काफी लोग हैं। तो उनका जो अहिंसा परमो धर्म वाला कैरेक्टर है, मतलब पूरा सत्व की तरफ जो जाता है, पूरा टोटल सात्विक। तो मैंने खुद भी जैसे महाराज होते हैं उनका दर्शन किया है तो मैंने देखा है कि उनका टॉलरेंस
अगर हम बात करें तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। मतलब सत्व भाव जो है वो कैरेक्टर से आता है आपके, तो जो सत्व भाव भी हम उसमें इनबिल्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो सब मैंने भाव बताया ना, ये सब भाव आप एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी गर्भ संस्कार के थ्रू भी उसमें ला सकते हैं। फिर उस सब का जो प्रोडक्ट होता है वो है आपकी प्रकृति। उसके बाद आपका जो सराउंडिंग है, मतलब बच्चा जब ग्रो हो रहा है उस वक्त आपकी सराउंडिंग कैसे, आपके घर में कंटिन्यूअसली अगर वहां पे वाद हो रहे हैं, मतलब झगड़े हो रहे हैं, गलत गलत वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे हैं, तो नेचुरली बच्चा वही ग्रास्प करेगा और वैसे ही बिहेव करेगा। तो ये सब बातें जो है वो आपकी प्रकृति बाय बर्थ बनाता है। ठीक है। अब ये जो प्रकृति होती है उसका असेसमेंट हम 101% क्यों एक विजिट में या फिर ऐसे कंफर्म नहीं कर सकते, इसका कारण ऐसा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बोल दिया, वो मैक्सिमम तौर पे फॉर एग्जांपल अगर 100 क्वेश्चन है, 100 में से 70 क्वेश्चन जो है अगर वो बात की तरफ जा रहे, 30 क्वेश्चन अगर आंसर पित्त की तरफ जा रहा, तो हम बोलेंगे कि पेशेंट वात डोमिनेंट पित्त प्रकृति का है। ठीक है। अब ये वात डोमिनेंट पित्त प्रकृति का पेशेंट हमने देख लिया। अगर पेशेंट के कुछ जो 100 की तरफ जा रहे, 30 क्वेश्चन वात की तरफ जा रहे, तो हम बोलेंगे पेशेंट कफ प्रोमिनेंट वात का पेशेंट है। ठीक है। पेशेंट नहीं बोलते, प्रकृति बोलेंगे उसको। ठीक है। तो ये जो प्रकृति है इसमें ये जो मैंने बताया कि आपका आफ्टर बर्थ आपके घर के एटमॉस्फेयर, आपका खान पान कैसे है, आपका बिहेवियर कैसे, ये सब उस पर इम्पैक्ट करता है। तो प्रकृति जो है वो आगे 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 चेंजेस उसमें आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है और उस वजह से आपके नेल्स जो है वो ब्रिटल हो गए, वो टूट रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वात प्रकृति की नेल्स है। अध्ययन में मतलब जो चेंजेस होने के बाद, इसलिए हमें वो असेसमेंट करना होता है कि ये प्रकृति जन्य है कि ये विकृति के बाद आया है। विकृति के बाद मतलब जैसे आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, रस जो है रस की वजह से आपका क्षय हो रहा है, और अगर मॉडर्न लैंग्वेज में बोले तो हम उसको बोलते हैं कि आयरन डिफिशियंसी भी है। तो वो जो नेल्स है वो ब्रिटल होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। कैल्शियम डिफिशियंसी है, उसमें टूटने लगते हैं। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि वो वात प्रकृति के नेल है। ठीक है। इसलिए उसका असेसमेंट काफी बारीकाई से करना होता है, काफी क्वेश्चंस उसमें होते हैं। स्वप्न से लेके तो आपके आहार में आपकी मतलब कौन से रस आपको ज्यादा पसंद है, वहां तक के जो असेसमेंट है वो प्रकृति का होता है। मतलब जैसे वात वाला व्यक्ति है उसको सपने स्वप्न जो होते हैं अपने, वो हमेशा ऐसे दिखेंगे कि वो आकाश में उड़ रहा है, कहीं मतलब दौड़ रहा है, भाग रहा है, ऐसे स्वप्न उसको दिखते हैं बहुत बार वात प्रकृति वाले व्यक्ति को। पित्त वाला का देखते हो तो उसको काफी भड़केले स्वप्न दिखते हैं, वो कहीं मार पीट कर रहा है एकदम से, अ, मतलब उसको गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे वगैरह स्वप्न उसको दिखते हैं। और ये भी एक कैरेक्टर है, वात प्रकृति वाला जो होता है उसको ठंडी से जल्दी दिक्कत होने लगती है। पित्त वाला जो है उसको धूप गर्मी से जल्दी दिक्कत होने लगती है। कफ वाला जो है वो स्टेबल रहता है। ठीक है। तो आइडियली कफ प्रकृति जो है वो अच्छी होती है ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन सम प्रकृति मतलब वात पित्त कफ उसको आदर्श माना गया है, जो कि काफी रेयर कंडीशन में मिलती है। और अगर आपको सम प्रकृति भगवान मतलब प्रकृति से मिल ही गई, जो भी भाव हमने देखे उससे, तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी। अभी प्रकृति का इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन ऑफ डिसीज में कैसा है, मतलब आप जो भी आपको दिक्कतें हो रही है वो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है हाँ कि मेरी वात प्रकृति है, मुझे थोड़ी भी ठंड हो गई तो पैरों को चींटियां आने लगती है, पैर में ऐठन आ जाती है, तो ऐसे वक्त आपको पता है आपकी वात प्रकृति वाले जो है उनको ज्यादातर यूज ऑयल, मतलब ऑयल की मसाज हमेशा करते रहनी चाहिए। ऑयल की मसाज कंटिन्यू करने से उसका जो ऑयल वात है वो थोड़ा सा शमन करता है। उसके बाद उन्होंने जितना हो सके उतना मेडिटेशन करना चाहिए, मतलब वो जो स्थिरता है वो उसमें आ जाएगी। उन्होंने ज्यादातर खाने में जो कड़वे तीखे, कड़वे तीखे और कसीले, ये जो तीन रस जो होते हैं वो ज्यादातर खाने में अवॉइड करना चाहिए वात वाले व्यक्ति ने। क्योंकि ये क्या होगा, ऑलरेडी उसकी प्रकृति वातज है, और ये सब रस अगर वो खाने में रखता है तो उसमें क्या होगा कि हाँ, वो जो दोष की इंस्टेबिलिटी है, दोष की इंस्टेबिलिटी बोलो या तो फिर वात दोष बढ़ाने का वो काम करेगा। मतलब ये रस फॉर एग्जाम्पल वात प्रकृति का व्यक्ति है और उसने एक सुपारी होती है, कारवेल्लक होता है, या फिर मेथी होती है ना, कारवेल्लक मतलब करेला,
ये सब अगर उसने खाने में बहुत ज्यादा रखा, बहुत तीखा वो खा रहा है, तो ये सब बातें क्या करेगी कि ऑलरेडी उसकी वात प्रेडोमिनेंट प्रकृति है, तो वो उस वात प्रेडोमिनेंट प्रकृति को ये सब बातें फिर से जो उसकी वात के गुण है वो बढ़ाने के लिए हेल्प करेगी। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी प्रकृति वात की तरफ जा रही है, तो आपने ये सब बातें अवॉइड करनी चाहिए। सुबह उठ के जैसे नशे की बात की थी मैंने कल, दोनों नॉस्ट्रिल में हमें नष्ट करना है। तो जैसे पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो मैं बोल दूंगी कि हाँ भाई तू गाय के घी से नष्ट कर। वात प्रकृति का व्यक्ति है तो हम बोल देंगे कि आप जैसे तिल के तेल का भी नष्ट कर सकते हो, या फिर काफी मेडिकेटेड ऑयल भी आते हैं, जैसे चंदन बला लाक्षादी है, एक क्षीर बला लाक्षादी है, तो हम यूजुअली क्षीर बला करके ऑयल आता है जो कि मिल्क से सिद्ध मतलब क्षीर मतलब मिल्क है ना, क्षीर बला। तो उसमें जो बला अश्वगंधा जो भी आगे जो मेडिसिन है उसको क्षीर पाक करके फिर वो ऑयल जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। मतलब ऐसे वक्त वात का भी शमन होता है और पित्त का भी होता है। तो कुछ मेडिकेटेड ऑयल होते हैं वो दोषों के हिसाब से हम प्रिस्क्राइब करते हैं जो नशे के लिए हम यूज कर सकते हैं। दूसरा एक मैंने बताया कि जैसे अभ्यंग की बात होगी, वात वाले अगर व्यक्ति तो उन्होंने ज्यादातर ऑयल यूज करना चाहिए। मतलब अगर पित्त वाला 50 ml ऑयल मसाज के लिए यूज कर रहा है तो वात वाले को 100 ml लगेगा, क्योंकि उसकी बॉडी की जो टेंडेंसी है वो ड्राइनेस की है। ठीक है, तो वो इजीली एब्सॉर्प्शन जो है वो उसमें ज्यादा होगा, वो नेचुरली ध्यान में आता है। अगर आप एक पेशेंट की मसाज, दोनों पेशेंट की अगर आप मसाज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका एक है वात का, एक है पित्त प्रकृति का, एकल प्रकृति होती नहीं है लेकिन प्रीडोमिनेंट की बात मैं कर रही हूँ, जैसे वात प्रीडोमिनेंट है और दूसरा पित्त प्रीडोमिनेंट है। तो वात प्रीडोमिनेंट वाले को जब आप मसाज के लिए लोगे तो मसाज में आपके ध्यान में आ जाएगा कि इसको 50 ml ऑयल भी कम हो रहा है, इसको 100 ml लगाने के बाद भी ऑयल पूरा बॉडी में एब्सॉर्ब होते जा रहा है। पित्त प्रकृति की बात अगर हम करते हैं, कफ वाले की बात करते हैं, तो पित्त में 50-60 ml में काम जम जाएगा। कफ वाले प्रकृति में अगर आप देखते हो तो वो इतना स्निग्ध होता है, स्निग्ध है, उसमें ओलिएशन इतना ज्यादा होता है कि जो एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑयल जो होता है वो आपका 30 ml में ही काम हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से वो चलता है। अब ये जो होता है पित्त प्रकृति की अगर हम बात करते हैं, तो पित्त प्रकृति का जो व्यक्ति है उसका स्वभाव जो ऑलरेडी वो स्वभाव प्रकृति की वजह से काफी क्रोधित होता है। तो ऐसे वक्त उनको मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर ठंडी चीजें, ठंडी मतलब एक, जैसे बोलते हैं ना कि एसी में बैठ के वो अच्छा फील करेगा, कूलर में बैठ के वो अच्छा फील करेगा, लेकिन वही अगर गर्मी के दिनों में लाइट चली गई तो उसका टेम्पर वो शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा, मतलब एकदम गुस्सा हो जाएगा। कफ वाला शांति से बैठे रहेगा, हाँ ठीक है देखते आएगी 10 मिनट में, आएगी 1 घंटे में। पित्त वाला क्या करेगा, तुरंत वो जो अपना ये होता है ना, क्या होता है, एमएससीबी में कॉल लगा गया, लगा लेगा और थोड़ा सा गुस्सा करके उससे बात करके फोन भी रख देगा। बात वाला क्या करेगा, उसी समय में 4 बार कॉल करेगा और उसको डिस्टर्ब करेगा कि अरे कब आ रही लाइन, कब आ रही लाइन। ये सब उसके कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। हाँ, तो जैसे ये बता दिया मैंने कि अभ्यंग की बात होगी। ओके। अब ये इन्हीं को अगर हमें लगता है कि वात प्रकृति प्रीडोमिनेंट है, इसको आगे जाके जैसे वात वाले प्रॉब्लम कफ प्रकृति का व्यक्ति हो तो उसको थोड़े लेट होने लगते हैं। हम देखते हैं कि 40-50 क्रॉस होने के बाद भी हर एक को जॉइंट पेन नहीं होता, हर एक को ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता, कुछ लोग उसमें सफर जल्दी हो जाते हैं कंपेरेटिव टू अदर्स। तो डिपेंड करता है, मतलब अगर वात से रिलेटेड व्याधि है तो उसको जल्दी, वो उस प्रकृति का है तो उसको वो व्याधि जो 60 के एज में आने वाले हैं वो कभी कभी 50 या 40 के एज तक आ जाते हैं। पित्त प्रकृति का अगर व्यक्ति है तो उसके भी स्पेसिफिक जैसे 30 to 50 ये जो एज होता है वो मोस्ट ऑफ द मतलब पित्त प्रीडोमिनेंट का एज होता है। तो इस एज में पित्त प्रकृति वालों को पित्त के डिसीजेस ज्यादा होंगे। जैसे हर एक को एक्नी नहीं दिखेंगे हमें, किसी को एक्नी भी होते हैं तो एक्नी मतलब पिंपल्स, पिंपल्स भी होते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। मतलब किसी को उसमें से पस निकलता है, किसी के सिर्फ पेनफुल होते हैं, किसी के रेड हॉट दिखते हैं, बर्निंग सेंसेशन ज्यादा होता है। तो इसलिए मैंने कल एक क्वेश्चन भी आया था कि पिंपल्स में क्या, तो पिंपल्स में भी असेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर उसमें पित्त प्रीडोमिनेंट है या फिर कफ प्रीडोमिनेंट है, ठीक है, वो प्रकृति की वजह से है या फिर उसके अपत्य सेवन की वजह से, तो ऐसे वक्त हम वमन पेशेंट को रिकमेंड करते हैं जो कि कफ और पित्त दोनों का शोधन करता है। तो वात प्रकृति
प्रकृति के व्यक्ति ने प्रिवेंशन करके हर साल वर्षा ऋतु में बस्ती अगर करते हैं तो हम वो प्रिवेंटिव पंचकर्म करके उसके लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये साल भर अभी इसको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अगर प्रॉपर आप पंचकर्म करवाते हो तो वात प्रकृति के व्यक्ति को होने वाली जो वातज दिक्कतें है वो डिले कर सकते हैं हम। नहीं होंगे ऐसे हम नहीं बोल सकते लेकिन डिले कर सकते हैं। जैसे 50 के एज में होना है तो वो 60-70 के एज में होंगे। और हाँ, दूसरी एक बात है कि अगर ये आप प्रैक्टिस में लाते हो कि हम डेली अभ्यंग करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए मेडिटेशन करते हैं, खाने में हमें पता है कि ये चीजों से वात बढ़ता है तो हम इसके लिए ये उपाय अगर करते हैं, जैसे फिर वात वालों ने थोड़ा सा मधुर रस ले लेना चाहिए, उसमें दूध लेना चाहिए। दूध के साथ शतावरी जो है हम पित्त वाले प्रकृति को एडवाइस करते हैं, है ना। काला मनुक का जो है वो जैसे मैंने पित्त प्रकृति वालों को बोल देते कि नहीं ये आपको रोज खाना है। बात वाले को बोलते हैं कि हाँ आपको थोड़ा सा मीठा खाने में रहने दो जो है नॉर्मल खाने के अलावा। कफ वाले को बोलते हैं कि मीठा आपको नहीं खाना है, मीठा आपको होल्ड करना है, तो ये खाने में आप कुछ परहेज ला सकते हो। तो उस हिसाब से जैसे कफ वालों को प्रिवेंटिव बस्ती हम कर सकते हैं, पित्त वालों को प्रिवेंटिव ईयरली वंस ईयर विरेचन हम कर सकते हैं, कफ वालों को प्रिवेंटिव वंस ईयर हम वमन बता सकते हैं। ये सब पंचकर्म की प्रोसीजर है जो कि हम प्रिवेंशन के तौर पे ईयरली कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में हम वात के लिए बस्ती करवाते हैं। शरद ऋतु में हम पित्त शोधन करवाने के लिए विरेचन करवाते हैं। या फिर रक्त मुक्षन भी हम बताते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। कफ प्रिडोमिनेंट अगर व्यक्ति है तो हमको वसंत ऋतु में ईयरली वंस वमन करने के लिए बोलते हैं, है ना। इस प्रकार के हम अलग अलग पंचकर्म प्रिवेंशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। अभी सर क्वेश्चन ले ले या फिर कुछ और आपको यस एक्सपेक्टेड है? नहीं, क्वेश्चन ले सकते अभी। जी। हाँ ठीक है, एक बार। तो अभी जो चर्चा चल रही है हमारी, बात पित्त और हम्म। कफ, जो हम्म। चर्चा सत्र चल रहा है इसके बारे में कोई प्रश्न? एक, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, हम जानते हैं 5 तत्वों से बना हुआ होता है, और हम्म। इसमें जल तत्व बढ़ जाने से शरीर में सूजन आ जाती है, ऐसा कहा जाता है। पाँव फूल हाँ जाते हैं, शरीर में जगह जगह सूजन, कई कई भाई बहनों के पाँव हाथी पाँव जैसे हो जाते हैं। तो उसका, उसी प्रॉब्लम अगर है तो उनको क्या करना चाहिए? सर, एक्चुअली जैसे है ना इसको पांच भौतिक हम बोलते हैं, पंच तत्व जो होते हैं पांच भौतिक और त्रिदोष, इसकी भी अपनी अपनी एक थ्योरी है। जैसे पांच भौतिक में वायु और आकाश जो है, पांच भौतिक में पांच तत्व में है वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी महाभूत। ठीक है। तो उसमें जैसे आपने जल की बात की तो जल जो है इसकी प्रॉपर्टीज को रिलेट करते हैं कफ के साथ। जो हेवीनेस है मतलब जल विथ अगर पृथ्वी, जल और पृथ्वी महाभूत इन दोनों का अगर आधिक्य बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर ये भी पांच भौतिक तत्वों से है, जैसे मैंने त्रिदोष थ्योरी बताई वैसे पांच भौतिक थ्योरी भी है। तो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी थ्योरी प्रिंसिपल से लेके आप ट्रीटमेंट फॉलो करते हो। तो जैसे जल और पृथ्वी महाभूत है वो कफ से कोरिलेट होता है, कफ की प्रॉपर्टी और उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। वायु और आकाश महाभूत जो होता है वो वात के प्रॉपर्टी के साथ कोरिलेट करता है। अग्नि महाभूत जो होता है वो पित्त की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के साथ कोरिलेट करता है। ठीक है। जैसे आपने अभी बताया कि जल महाभूत बड़ा है तो उदक मतलब जल शरीर में बढ़ जाएगा तो सूजन आ जाएगी। ठीक है। तो इसमें हम कफ से रिलेटेड उनको ट्रीटमेंट देंगे। उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होते गुणों के हिसाब से। जल महाभूत बढ़ गया है तो हम वृक्ष गुण की चिकित्सा करेंगे। इसीलिए जब स्वेलिंग होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेशेंट को अभ्यंग मतलब ऑयल लगाने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि वो स्निग्ध गुण की चिकित्सा है। तो स्निग्ध गुण हमें वहां पे बढ़ाना नहीं है, हमें वहां पे ड्राइनेस क्रिएट करना है। क्योंकि जहां पे पानी ज्यादा भरा हुआ है, आपने एक गमले में पानी अगर डाल दिया तो वो ड्राई कब होगा? वो दो तरीके से ड्राई होगा। एक तो हवा से या तो फिर अग्नि से। मतलब एक तो हवा आएगी तो वो ड्राई करेगी, या तो फिर सूर्य किरणों से ड्राई होगी। ठीक है। ये दो प्रिंसिपल को लेके आगे हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी होती है। मतलब एक तो ऐसे कंडीशन में हम प्लेन रुक्ष स्वेदन पेशेंट का करवाते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बार हमने सुना है प्लूरल इफ्यूजन, मतलब छाती में पानी हो गया,
छाती में, फेफड़ों में बोल सकते हैं उसको, छाती वर्ड नहीं है उसका। फेफड़ों में पानी हो गया, जिसको हम मेडिकल टर्म में प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। वहां पे अगर हम मतलब मोटा मोटा अगर बताए कि पंच महाभूत जो है उसमें से जल आधिक्य हो गया है, जल आधिक्य है, तो हम वहां पे वृक्ष चिकित्सा करेंगे। तो मेडिसिन ऐसे यूज करते हैं कि जो कि वाटर कंटेंट को एब्सॉर्ब करेगी। तो हम मोस्टली वहां पे जो हमारे आयुर्वेद में कुपिपक्व रसायन होते हैं, मल्ल सिंधु, रस सिंधु, इसके साथ बाकी की मेडिसिन यूज करते हैं। या तो फिर दूसरा होता है कि पेशेंट को स्वेदन, अब स्वेदन जो मैंने बोल दिया, स्वेदन मतलब उसको जो फोमेंटेशन करना है, जो स्टीम देनी है, तो उस सिचुएशन में हम पेशेंट को बाष्प स्वेद मतलब ऑयल वाला स्वेद या फिर सॉरी जल वाला स्वेद नहीं देते, ड्राई स्वेद देते हैं। अब ड्राई स्वेद और जल वाला स्वेद में क्या डिफरेंस है? तो जैसे मैंने काढ़े की अगर स्टीम दी तो वो हो गई ऑयली, सॉरी मतलब जल कंटेंट उसमें है, बराबर है। वही अगर मैंने पोटली का सेक दिया, पोटली मतलब सब उसमें चूर्ण डाल दिए, और उसका अगर सेक देती हूँ तो वो हो गया ड्राई सेक, जिसको हम वृक्ष स्वेदन बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम वृक्षता के और पेशेंट को वृक्ष इस प्रॉपर्टी को लेके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ओ मैडम, बहुत सुंदर जानकारी, बहुत ही सुंदर। तो जिनके सूजन की प्रॉब्लम रहती है उनको पानी कम पीना चाहिए क्या? सिर्फ पानी कम पीना चाहिए, मैं पानी वाला कंटेंट भी कम करना चाहिए, लेकिन सूजन किस वजह से वो भी मैटर करता है। जी। उसका कारण देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूजन बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है। अगर पेशेंट किडनी डिसीज का है, लीवर का है, हार्ट का है, और वो भी नहीं है, तो वो तीनों अगर इवेल्युएट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है कि नहीं ये कोई दिक्कत नहीं है, हो रही है, इसका मतलब वो कफ प्रिडोमिनेंट है। और सिर्फ पानी एक्स्ट्रा पीने से सूजन बढ़ती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके बॉडी का मैकेनिज्म हैम्पर हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके जो दोषों की तारतम्य भाव जो बोल सकते हैं ना, कि हो सकता है कि यहाँ पे वात का क्षय हुआ है, पित्त की वृद्धि हुई है, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ, लेकिन कम करना है, क्योंकि वो जी। धातु आपके शरीर में बढ़ रहा ऐसा है, भी उल्लेख देखा धातु, जाता है, कभी तो कभी कम। हम पैर लटका के अगर ज्यादा देर बैठते हैं, बस में सफर करते हैं, हाँ या हाँ कभी पाँव में सूजन आ जाता है। हाँ ज्यादा देर पैर लटका के रखने में भी प्रॉब्लम आती है। तो, हाँ। तो इसी तो ये, प्रकार से। हाँ सर, वो तो क्या है ना कि विथ ग्रेविटी जो होता है, कि हमारा जो ग्रेविटी जो है अर्थ की, वो पुल करती है, तो वो किसी किसी लोगों में ही दिक्कत आती है, हर व्यक्ति में नहीं आती। तो वो प्रकृति असेसमेंट का पार्ट है, कौन सी प्रकृति है, उसका खान पान कैसे है, वो हमें वहां पे लुकआउट करना चाहिए। ओमर, हम बहुत ही सुंदर मतलब जानकारी। संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते मैम। मुझे ये दो नमस्ते। बातें जाननी थी कि हम जब आसनों पे बैठते हैं ध्यान करने तो हमारे पाँव सुन हो जाते हैं, जबकि हम योगा आसन सब करते हैं फिर भी पाँव सुन होता है। और दूसरा, ये भस्ती में क्या ट्रीटमेंट होता है? आपका एज कितना है मैम? मेरा 51 मैम। 51। यस। तो एक है कि आपके पाँव सुन हो रहे हैं, इसका मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं वहां पे वात वातवह नाड़ी जो बोलते हैं हम, उसकी दिक्कत वहां पे आ रही है, ठीक है। सुन्न हो जाना मतलब वो टिंगलिंग नमनेस जो हम बोलते हैं, उसमें सुन्नता जो आती है, उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। पहले तो वो आप एक देख लो कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है क्या, क्योंकि हम आयुर्वेद थेरेपी के ओर तो जाएंगे, लेकिन न्यूट्रिशन मतलब रस का क्षय अगर वहां पे हो रहा है, तो आपको ओवरकम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि एक आध दिन हमें बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो गई, या फिर बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो गए, शरीर से पानी अगर बाहर निकल रहा है, तो ये सिम्टम आपको मिलेगा, ठीक है। तो रस क्षय का मतलब सिर्फ पानी निकलना ऐसे नहीं होता। बॉडी में जो न्यूट्रिशन है, जैसे B12 हो गया, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को चाहिए रहते, जो उसके पोषण तत्व है, जो धातु की हम बात करते हैं एज पर आयुर्वेदा, जो 7 धातु बोले हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो कुछ मांस धातु की क्षय के लक्षण में भी ये सिम्टम आता है। तो जब भी आपके धातु का क्षय होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये अगर बैलेंस्ड रहते हैं, तो उसको सारता बोलते हैं, सार युक्त, सप्त सार युक्त पुरुष उसको बोलते हैं। इसमें कहीं ना कहीं मेद हो गया, हाँ, रस हो गया, मांस हो गया, यहाँ में जब क्षय आने लगता है, तो भी ये सिम्टम्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो आप जब बैठते हो तो एक, अगर वात की वजह से वो हो रहा है, तो आप ठंडी जगह अवॉइड करो,
उसका कारण क्या है वो तो एग्जामिनेशन के बाद ही समझेगा। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके रिलेटेड वात अगर कारण है, तो आपको ठंड का एक्सपोजर, मतलब सिर्फ ठंडा पानी पीना नहीं, ठंड से एक्सपोजर करना भी आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर वात की प्रकृति है तो ये दिक्कत अगर उसको हो रही है, तो जैसे अभी वर्षा ऋतु शुरू हो जाता है, जो हवा होती है वो एबनॉर्मल है। हमें वो ठंडी ठंडी हवा है, लेकिन वो नेचुरल नहीं है। वही अगर शिशिर हेमंत ऋतु की जो बहने वाली हवा होती है वो नेचुरल ठंड होती है। अभी जो वर्षा ऋतु में आने वाला जो जो वात है, मतलब वायु है, जो हवा है, वो एबनॉर्मल है। अगर उसका भी एक्सपोजर आपको हो जाए तो आपके हाथ जो है वो नम होने लगेंगे, या फिर उसमें चींटियां आने दौड़ने लगेंगी। इसका मतलब क्या है कि वो ठंड, एबनॉर्मल वायु जो है उसका सेवन करने के बाद आपको ये दिक्कतें बढ़ रही है। ठीक है। तो आपको पहले तो आपको इवेलुएट करना है कि वो दिक्कत वात की वजह से है, पित्त की वजह से है, कफ की वजह से। क्योंकि कफ की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं। कफ का खुद का गुण भी एक ठंडा जो है वो उसका एक गुण होता है, शीत जो है। उस वक्त भी अगर आपका अति सेवन हो जाए शीत रस का, जैसे आप फ्रिज से निकाल के चीजें ले रहे हो, फ्रिज में रखी हुई सब्जियां, रखा हुआ आटा अगर यूज कर रहे हो, ये भी सिंपल सिंपल बहुत छोटी छोटी बातें जो आगे जाके दिक्कत करती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने कल खाया और आज ही दिक्कत होगी। आप कई दिनों से ये सेवन करते हो, उसके बाद जब आपके बॉडी में डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं, तब जाके ये दिक्कतें आपको फोकस में आती है कि हाँ अभी हो रहा है। और हम बोलते हैं कि नहीं, हम तो अभी कुछ नहीं कर रहे, अब हम तो अब योगा कर रहे हैं, हम तो अब मेडिटेशन कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज। बट आपने जो 20 साल तक अपत्य सेवन किया है वो कहा जाएगा ना, वो बाद में जाके आपको सिम्टम्स देता है। ओके। रही बात बस्ती की, तो आप अगर इसमें बस्ती चिकित्सा करते हो तो आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि कोविड के बाद जो एवियन की केसेस जो थी, अवेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब बोन्स तक के वो पैथोलॉजी जाती है, तब भी हमारी बस्ती बहुत अच्छे से काम करते हैं। मतलब स्टेज 4 का पेशेंट स्टेज 3 में, 3 का पेशेंट 2 तक हम ला सकते हैं आराम से। और ये तो बस इनिशियल स्टेज है। तो यहाँ पे जो बस्ती है उसमें हम करते क्या है, तो जो एनी पंचकर्म, जैसे मैंने बोल दिया बस्ती, वमन, विरेचन, एवरी, जो पंचकर्म जो होता है, 5 जो कर्म शोधन के लिए बताए गए, उसमें से बस्ती ये सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है वातवादी के लिए। दूसरा एक है कि बस्ती को आयुर्वेदीय संहिता में आधी चिकित्सा बोली गई। आधी चिकित्सा मतलब हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट इज डन। आधी चिकित्सा बस्ती को कही गई है। कोई भी पंचकर्म करने से पहले हम फुल बॉडी मसाज और स्टीम करवाते हैं। फुल बॉडी मसाज को आयुर्वेद की टर्म्स में हम अभ्यंग बोलते हैं। क्योंकि अभ्यंग इसलिए बोलते हैं कि उसमें हमें ऑयल बॉडी में एब्सॉर्ब करवाना होता है। ठीक है। तो अभ्यंग की मसाज जो है वो 2 तरीके से होती है, एक प्लेन ऑयल वाली भी होती है, एक चूर्ण वाली भी होती है। अब बहुत बार लोगों में एक मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ मसाज मतलब पंचकर्म। ओनली मसाज इज एट ऑल नॉट पंचकर्म। मसाज सिर्फ ये पंचकर्म है ही नहीं। मैं तो लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ कि किसी भी समाज में अगर हम देखें तो शादी के पहले हल्दी जैसे लगाते हैं, जो उसके लिए मैंडेटरी है, मतलब शादी है मतलब पहले दिन हल्दी की रस्म होगी। वैसे ही पंचकर्म अगर है तो उसके पहले अभ्यंग की रस्म होगी। मतलब अगर हमें बस्ती करना है तो हम अभ्यंग मतलब मसाज और उसके बाद स्टीम करवाते हैं। उसका एक प्रिंसिपल है आयुर्वेद में कि हर वक्त जो दोष है वो सिर्फ कोष्ठ में एक्यूमुलेट नहीं होते। मतलब आपके आप मतलब पेट नहीं, पेट इज अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ तो कुष्ठ वर्ड है उसके लिए, अगर टेक्निकली बोला जाए तो। वो कोष्ठ में मतलब सेंटर ऑफ द बॉडी में नहीं एक्यूमुलेट होते। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस दोष आपके सेंटर में नहीं है तब तक आप उसको मुंह से या फिर गुदमार्ग से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये जो अभ्यंग और स्टीम ये क्या करता है कि जो सर्कुलेटिंग दोषाज है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे वर्षा ऋतु है तो शीत पित्त के काफी पेशेंट आ जाते हैं ओपीडी में। तो शीत पित्त हमें दिखता है कि स्किन के ऊपर वो पैचेस दिखते हैं रेडिश, उसमें इचिंग होती है, मतलब खुजली होती है, रेड कलर के पैचेस होते हैं। वो भी आपको दिखेगा कि एकदम से अगर आप वर्षा ऋतु में मतलब बारिश में ठंड में एक्सपोजर करें तो जल्दी से वो आ जाते हैं, इचिंग बढ़ जाती है उसमें। ठीक है। इसका मतलब वो जो दोष है, जो भी एबनॉर्मल दोष है, वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं, जहां आपके पैच आए, जहां आपको दिक्कत है। तो अब बस्ती के लिए हम जब स्नेह स्वेदन करते हैं तो उसका रोल ये होता है कि जहां पे भी बॉडी में सर्कुलेटिंग दोषाज है, उसको वहां से लीन होना, मतलब वो वहां पे इम्पैक्टेड रहते, उसको वहां से लूज करना और फिर उसको निकालना। ठीक है। तो हमारा ऑयल और स्टीम क्या करती है, उसको स्मूथनेस लाके स्टीम उसको निकालती है, सर्कुलेशन में वो कोष्ठ में आता है, और फिर हम बस्ती, वमन या फिर विरेचन से वो
नियरेस्ट मतलब आइदर मुंह से या फिर गुदे मार्ग से उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो बस्ती में पहले फुल बॉडी मसाज हम करवाते हैं मेडिकेटेड ऑयल की। उसके बाद मेडिकेटेड काढ़ा जो होता है उससे हम स्टीम देते हैं। और उसके बाद बस्ती भी अलग अलग होती है। बस्ती जो है वो ऑयल की होती है, काढ़े की होती है, पेशेंट के हिसाब से। जैसे गठिया वाला जो है उसके लिए अलग वैतरण बस्ती होती है। आम बात का पेशेंट है उसके लिए भी क्षार बस्ती वैतरण बस्ती होती है। अगर पेशेंट में कुछ कहीं डिजेनरेटिव चेंजेस है, डिजेनरेटिव चेंजेस मतलब क्षय हो रहा है बॉडी में। अभी कल एक पेशेंट आई थी मेरे पास, 25 ईयर्स एज। उसका पूरा लेफ्ट साइड का हिप जॉइंट फ्यूजन हो गया है, पूरा फ्यूज हो गया। वेट लॉस हो चुका है, मतलब 2 साल में उसने करीब करीब 10 kg वेट लॉस किया है। अब इतना उसके बॉडी में क्षय हो गया है, तो ऐसे वक्त मुझे पेशेंट का बहुत ज्यादा हम शोधन नहीं कर सकते। मुझे पता है कि इसको शोधन की जरूरत है, लेकिन उसको ब्रूहन देना होता है। ब्रूहन मतलब पोषण साथ साथ में देना होता है। तो इसलिए हमारे पास जैसे तिक्तक क्षीर बस्ती भी होती है ना, वो शोधन और पोषण दोनों एट ए टाइम कर सकते हैं। तो बस्ती के अलग अलग प्रकार है। ये जो हो गई, ये जो बस्ती है वो गुदा मार्ग से जाने वाली होती है। जैसे मैं मोस्टली मेरी जो प्रैक्टिस है वो प्रिकंसेप्शनल पंचकर्म मतलब शादी के बाद कंसेप्शन रखने के लिए हम जो पहले बॉडी की शरीर शुद्धि करते हैं उस पे, और इनफर्टिलिटी पे मैं काम ज्यादा करती हूँ। तो वो जो होता है उसको हम उत्तर बस्ती भी बोलते हैं। वो मेल में भी दे सकते हैं, फीमेल में भी दे सकते हैं, जो कि हम प्रजनन मार्ग के थ्रू देते हैं। तो ये बस्ती जो है वो अलग अलग होती है। इसके अलावा जैसे किसी को सिर्फ जानु संधि मतलब नी जॉइंट की दिक्कत है, तो उसके ऊपर जो दी जाती है ऊपर से, उसको हम जानु बस्ती बोलते हैं, कटी बस्ती बोलते हैं। जिनको गर्दन की दिक्कत है उस पे हम देते हैं, उसको मन्ना बस्ती बोलते हैं। तो ऐसे जो है वो अलग अलग तरीके से बस्ती होती है। इन सब में जो प्रिवेंशन के तौर पे आपने करनी चाहिए वो है गुदा मार्ग से दी जाने वाली ऑयल की और काढ़े की बस्ती। जो कि आप कुछ भी दिक्कत नहीं है और आपको सिर्फ हेल्थ मेंटेन रखने के लिए, बॉडी का शरीर का शोधन करने के लिए, और कुछ अगर दिक्कत होती है तो उसका पोषण करने के लिए करना है, तो आप काढ़े की और ऑयल की जो होती है वो डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर की सलाह से वो प्लान करके आप ले सकते हो हर साल वर्षा ऋतु में। और मैडम सुचेता जी, सुचेता जी। थैंक यू। जय हेलो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ बहुत बोलिए सुंदर आप। से कल भी आज भी बहुत सुंदर। मेरा एक क्वेश्चन है, एड़ियों में दर्द होता है तो क्या बढ़ने से एड़ियों में दर्द होता है? मैंने जो मार्क किया तो कभी कभी मेरा पित्त बढ़ता है तो एड़ियों में दर्द होता है, वो सही है क्या? और दूसरा जो थायराइड, अभी आपने बोला कि स्वेलिंग, सूजन सूजन की वजह से तो थायराइड होता है, तो क्या उसमें क्या करना चाहिए? फिर ये दो क्वेश्चन है। एक ऐसा है मैम कि एडियो का दर्द जो आप बोल रहे हो, तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल देखते हैं, एडिया जो होती है, एडियो में बहुत सारे वहां पे कार्सल्स बोन होते हैं नीचे जो है। ठीक है, अगर लाइफस्टाइल के हिसाब से हम, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, फीमेल बहुत ज्यादा है अभी फिलहाल, जेंट्स कम मिलेंगे, फीमेल ज्यादा मिलेंगे। उसका रीजन ही है कि पहले जब आप खाना बनाते थे, सब्जियां काटते थे, तो आप नीचे बैठते थे, बराबर। तो आपका जो बॉडी वेट है वो बैलेंस हो जाता है पालथी मार के जब आप बैठते हो। अब क्या हो रहा है, आप सुबह से लेके जब तक किचन में हो आप सिर्फ खड़े हो, बराबर है। तो नॉर्मल बॉडी की टेंडेंसी जो होती है, खड़े रहने के बाद वो दो जगह बॉडी का वेट बैलेंस करती है। पहले तो आपके पोटली मतलब पैर, उसमें भी अगर आप देखो तो एड़ियों पे ज्यादा प्रेशर आता है, तो आप किस तरीके से खड़े रहते हो वो भी मैटर करता है। दूसरा एक है आपके दोनों नी जॉइंट मतलब क्या बोलते हैं उसको, जालू संधि, है ना, वो वाले कंटिन्यूस खड़े रहने के बाद वो दो जॉइंट जो है वो ज्यादा सफर होते हैं। तो एक, आप वो सब बातें जो है वो अब अवॉइड करना चाहिए आपने। तीसरा उसका रीजन है कैल्शियम डिफिशियंसी। मतलब अगर आपका जो बोन है वो काफी स्ट्रांग है, तो वो सब वो जो आपका स्टैंडिंग कंटिन्यूअसली जो वो सहन कर पाएगा। लेकिन अगर बोन मिनरल डेंसिटी कम है, जिसको हम अस्थि क्षय या अस्थि सुषिरता के तरफ तरफ जो जाता है पेशेंट, तो ऐसे वक्त वो दर्द जो है वो आपको होता है। दूसरी आपने बात कही, तो आपको यहाँ पे दो बातें देखनी है। एक तो उसका जो हेतु है, कंटिन्यूस स्टैंडिंग अगर हो रहा है तो आपको वो अवॉइड करना है। दूसरा, अगर कैल्शियम डिफिशियंसी है वो देखना है।
तीसरा, डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से बहुत बार इस एज में ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस होने लगते हैं। मतलब उस जो हील है वहां पे स्पर डेवलप होते हैं। स्पर मतलब बारीक बारीक जो बोनी ग्रोथ है वो डेवलप होती है। तो वो कंटिन्यूस स्टँडिंग से हाड वाढले म्हणतात ते का मग? हाड हाँ वाढले. हाँ 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 हाड वाढणे ज्याला म्हणतात, स्पर जो बोलतोय, ठीक आहे. तर तो स्पर डेव्हलप झाल्यानंतर त्याच्यावर जेव्हा प्रेशर येतं खालून, ठीक है, नीचे से जो प्रेशर उस पे आ जाता है तो वो भी पेन एग्रीवेट करता है, ठीक है. ये हो गया पहला बात. दूसरा, आपने बोला कि अगर मेरा पित्त बढ़ जाता है तब मुझे वो दिक्कत ज्यादा होती है ना. तो आपको नॉर्मली वो दिक्कत है, लेकिन जब पित्त बढ़ जाता है तो एग्रीवेटेड दोषास जो है, आइदर वात और पित्त, मतलब वो है ना कि आपको दिक्कत है लेकिन साथ में अगर आपको दो तीन चीजें हो जाए तो वो दिक्कतें आपको ज्यादा फील होने लगती है. तो डायरेक्टली उसमें पित्त का एज सच रोल नहीं, डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन एसोसिएटेड हो सकता है. तो उसके साथ आपको अगर कुछ और भी दिक्कत है क्या, जैसे फीट में बर्निंग होना, पैरों में जलन होना, ये भी अगर उसके साथ दिक्कत हो जाती है तो फिर वो पित्त उसमें एसोसिएट हो जाता है. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पित्त की वजह से वो दिक्कत है, क्योंकि वो आपको दिक्कत है लेकिन वो फील शायद उस वक्त ज्यादा होती हो ड्यू टू. थायराइड ओके. का सूजन के बारे में बोला था आपने हाँ, थायराइड. ओ तो मैडम, एक्चुअली ये जो आपने स्पर की बात की है ना, उसमें अग्निकर्मा का बहुत अच्छा रोल है. अग्निकर्मा हम करते हैं जिसका बहुत अच्छा रोल है. हाल ही में एक शाह आईएएस ऑफिसर आए थे अमरावती में. नाम उनका क्लिक नहीं हो रहा मुझे. वो एक्चुअली ऑब्जर्वर करके आए थे इलेक्शन के वक्त, श्यामलाल पुनिया सर, हाँ, श्यामलाल पुनिया सर. तो उनका हमने मतलब मैंने खुद उस पर के लिए उनका अग्निकर्म किया था. काफी अच्छा फीडबैक उन्होंने दिया था. बहुत सारी लेडीज का हम अग्निकर्म करते हैं यहाँ पे. कैल्केनियल स्पर जो होती है वो सिंपल पेन मैनेजमेंट टेक्निक है, आयुर्वेद की बहुत अच्छे काम करती है. वो आप नियरेस्ट डॉक्टर आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाके आप वो करवा सकते हो. और ओ थायराइड की मैडम, जो बात है, तो थायराइड में यूजुअली अगर न्यूली डायग्नोस्ड है, अगर थायराइड में होता क्या है, तो थायराइड एज सच हम ट्रीट नहीं करते. थायराइड एज सच मतलब थायराइड इज अ इन्वेस्टिगेशन. वो कागज पे आने वाली वैल्यूज है. हम आयुर्वेद में ट्रीटमेंट जो देते हैं हम रुग्ण को देते हैं. रुग्ण को मतलब हम पर्सन की चिकित्सा कर रहे हैं, ना कि हम इन्वेस्टिगेशन की चिकित्सा कर रहे हैं. ऐसे में मतलब मुझे कहना क्या है कि थायराइड के पेशेंट के जो सिम्टम्स आते हैं, वो कौन से सिम्टम्स लेके हमारे पास आता है. तो अगर एक मोटा मोटा आप अगर ले लैंग्वेज में कंपेयर करें तो थायराइड का पेशेंट जो होता है उसमें मेटाबॉलिज्म काफी कम हो जाता है. इसलिए उसकी सब धातुएं जो है उसमें शैथिल्य आने लगता है. उसको आलस से बहुत बढ़ जाता है. उसमें हेयर जो है वो रुक्षता बढ़ने लगती है. उसके बाद वो जो पेशेंट है उसमें काम करने की इच्छा कम हो जाती है. उसका अग्निमांद्य हो जाता है. ये सब सिम्टम्स देख के हम सिर्फ अग्निदीपन ट्रीटमेंट भी चालू करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट थायराइड के पेशेंट में मिलते हैं. न्यूली डायग्नोस्ड पेशेंट है तो सिर्फ ओरल मेडिसिन, ओरल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही वो जो है पेशेंट क्योर होने लगता है. क्योंकि वहां पे सिंपल एक ही बात है कि हमें अग्नि को दीपन करना है. आपका मेटाबॉलिज्म जो है, डाइजेस्टिव फायर जो है जिसको हम जाठर अग्नि बोलते हैं, उसको भी अगर आप इग्नाइट कर दो तो भी हमें वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं. अदरवाइज पेशेंट के सिम्टम्स देख के पंचकर्मा में मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिम्टम्स आते हैं, मैं मतलब ये कोई रूल नहीं है कि थायराइड का पेशेंट आ गया और उसको मैंने वमन कर लिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में थायराइड जिस वे में प्रेजेंट होता है उसमें हम वमन चिकित्सा कर सकते हैं. ओ मैडम. तो कांता जी ने हैंड राइज कर रखा है. कांता जी, आपका हाँ, जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र दीदी. बोलिए. आ, दीदी, वो आरए फैक्टर वालों को कौन सी बस्ती कराना चाहिए, या कौन सा पंचकर्म ऐसा कुछ क्या कराना चाहिए? मैम अभी एक्चुअली मैंने वही बताया कि मोस्टली जब आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हो ना, तो बहुत बार हाँ. हम बोलते हैं कि मेरा आर्य बढ़ा है, मेरा यूरिक बढ़ा है, मेरा किडनी फंक्शन बढ़ा है. तो जब हम आयुर्वेदिक प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम वो आर्य फैक्टर की वैल्यू को नहीं ट्रीट कर रहे. बराबर. आज मेरे पास एक पेशेंट है,
उनका आर ए फैक्टर जब मेरे पास आया था काफी बड़ा था। उस वक्त उनके जॉइंट में इतना स्टिफनेस था, ये जो उनका राइट शोल्डर है इतना भी ऊपर नहीं जा रहा था, इतना भी नहीं जा रहा था, बस इतना वो जा रहा था। और अग्निकर्मा के एक सेटिंग मैंने पेशेंट की, तुरंत उनका हाथ ऐसा ऊपर जा रहा है। उनका वीडियो मेरे पास है, अगर आप चाहो तो मेरा नंबर मैं शेयर कर लूंगी एट द लास्ट। मैं आपको वो वीडियो भेजूंगी। उनका जो है बैंक सेक्टर में काम करते हैं वो पर्सन। तो क्या है कि आर ए फैक्टर उनको लग रहा है कि यार मेरा उनका 140 समथिंग है, 140 के अबो है। तो आर ए फैक्टर अगर हम ट्रीट करने लगे तो इट टेक्स टाइम। ठीक है, हमें ट्रीट करना है पेशेंट को। आप आर ए फैक्टर के पीछे मत जाओ, आप देखोगे आपके सिम्टम्स क्या है, वो अपने आप ट्रीट हो जाएगा। जब आपके सिम्टम्स करेक्ट होने लगेंगे, जैसे आपको स्टिफनेस है, आपको जॉइंट स्वेलिंग है, स्टिफनेस मतलब जकड़ाहट ज्यादा है, स्वेलिंग ज्यादा है, आपके हाथों की मूवमेंट नहीं हो रही, ये अगर आपकी उंगलियां जो है वो बहुत बार ऐसे मतलब वक्रता आ जाती है उंगलियों में, ऐसे भी पेशेंट हमने देखे। तो ऐसे वक्त हम आर ए फैक्टर इन्वेस्टिगेशन के तौर पे ठीक है हमारे पास चाहिए उसका डायग्नोसिस करके, लेकिन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पूरी तरीके से वैरी होते हैं। वो आर ए फैक्टर बढ़ा हुआ व्यक्ति अगर इनिशियल फेज में आता है तो उसमें सामता अगर होती है, सामता वो जज करनी होती है सिम्टम्स पे। सामता अगर है तो हम उस वक्त उनको दीपन पाचन करने वाली ही बस्ती देंगे। क्षार तेल की बस्ती कौन हो सी गई, या फिर बस्ती? क्षार क्षार बस्ती कौन सी होती है, जना? क्षार बस्ती होती है, वैतरन बस्ती होती है, उस प्रकार के हम उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन वही पेशेंट अगर क्रोनिक स्टेज में आता है, क्रोनिक मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसे जॉइंट में ऐसे वक्रता आ जाती है उसकी, ऐसे पेशेंट भी हम्म। होते हैं। ठीक है, ये पूरे जो ये जॉइंट्स जो है यहाँ पे जो बोलते हैं ना इसके बोन्स जो है वो एलिवेशन आ जाते हैं। ऐसे वक्त हम उनका कर्षण नहीं कर सकते। ऐसे वक्त हमें शोधन देते हुए बस्ती जो है वो मैनिपुलेट करनी होती है, थोड़ी चेंज करके देनी पड़ती है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्रोनिक स्टेज में जब सामता नहीं है तो हमें बस्ती जो है वो अलग भी देनी पड़ती है, कभी एरंड मुलादी बस्ती होती है ना। तो वो डिपेंड करता है कौन से स्टेज में पेशेंट डॉक्टर के पास आया है, उसमें सामता अलग है, निरामता है, पच्चमान अवस्था है, अवस्था होती है। दीज आर द स्टेजेस। आपको अगर एक फुंसी हो गई तो आपको पता है ना वो फुंसी पकने के लिए टाइम लेती है ना। वो हम्म। पहले जब फुंसी पकने से पहले स्किन के अंदर एक एलिवेशन आपको फील होता है। अगर आप उसको ऐसे पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि स्किन के अंदर थोड़ी सी गांठ जैसी फील होती है, वो उसकी साम अवस्था होती है। जब वो बाहर से पकने लगती है मतलब पकने के बाद वो ऊपर से एलोइश होता है, पस फॉर्म हो जाता है, वो उसकी पच्यमान अवस्था होती है। उसके बाद जब वो पूरा पस निकल जाए और हीलिंग स्टेज में जो होती है तो उसकी पक्वावस्था की तरफ हो जाती है। पक जो एलोइश हो जाता है वो पकने की अवस्था पंचमान, और पकने के बाद की पक्वावस्था के बाद। तो ऐसे जो अवस्था होती है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको फुंसी बॉयल का। वही अवस्था हर एक व्याधि की, हर एक डिसीज की होती है। सिंपल इवन ज्वर, ज्वर मतलब बुखार जो आता है उसकी भी वो अवस्था होती है। तो अवस्था के हिसाब से ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेदिक बदलती है। मतलब और मोटा वैसे मोटा ठीक है। नॉर्मल कौन सा कराना चाहिए? नॉर्मल नॉर्मल तो जो कुछ भी? हाँ, नॉर्मल पंचकर्म जो है वो मोस्टली आप निरुआ काढ़ा जो होता है, कभी एरंड मुलादी दशमुलादी भी यूज करते हैं। लेकिन उसमें भी है कि प्रकृति के हिसाब से वो किसी को उष्ण होता है, किसी को, तो थोड़ा सा असेसमेंट से ही आप करें तो बेटर है। दशमूल काढ़ा ओम यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं, यूजुअली मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं है तो। जी। एक पांडे जगह एक हेलो। जनरली ऐसी बहुत से पेशेंट को देखते हैं हम, जो रात को सोए रहते हैं और अचानक चिल्लाते हैं, उनके नस चढ़ जाती है पिंडली में या जंघा में। नस चढ़ जाने के कारण से जोर से चिल्ला के उठते हैं। तो ये ऐसी नस चढ़ने के पीछे क्या कारण होता है, क्यों ऐसी नस चढ़ती है? रात को जो सोए 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 रहते हैं उस समय अचानक चिल्लाते हैं, नस पैर की नस चढ़ जाती है पिंडली या जंघा पर। हम्म। पिंडली में या जंघा पे नस चढ़ जाने से जोर से चिल्ला के जग उठते हैं, तो वो किस कारण से होता है मैडम? अच्छा, हाँ तो वो जो है उसको अगर हम बोले तो काफ मसल्स का क्रैम्पिंग बोलते हैं, मतलब पिंडियों में क्रैम्प्स आना। तो जी। एक तो ऐसे वक्त ना पहले थोड़ी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है क्या वो एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। कैल्शियम डिफिशियंसी, विटामिन ई डिफिशियंसी, कैल्शियम मैग्नीशियम का बैलेंस, इस वजह से भी वो दिक्कत होती है। बी 12 वगैरह की जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, फिलहाल क्या हो रहा है कि बी 12, फोलिक, कैल्शियम, D3, इसके डेफिशिएट हमें बहुत ज्यादा पेशेंट मिलते हैं क्योंकि एसी का ओवर यूज होने लगा है। पेशेंट का सनलाइट के साथ एक्सपोजर काफी काफी कम होता है।
ठीक है, तो वो बातें पहले न्यूट्रिशनल असेसमेंट उसकी कर लेनी चाहिए। और साथ में अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं तो वात जो है वो कफ के साथ अगर लीन हो जाता है, वात और कफज पैथोलॉजी अगर वहां पे बन जाती है तो क्रैम्प वहां पे आने लगते हैं। तो उस वक्त आप स्नेहन स्वेदर करके पेशेंट को बस्ती हम बता सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हेलो। पहले ये टेस्ट करना चाहिए सर उसमें, और उसके बाद प्रोसीड करें तो बेटर है। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर। सायटिकासाठी काही प्रॉब्लेम आहेत त्यांना, सायटिकाचा त्यांच्यासाठी काय प्रिकॉशन आणि डाएट मध्ये काय घेणार? सर सियाटिका म्हणजे हा गृध्रसी जो असतो, सियाटिका पण दोन प्रकारचा असतो. इट इज ऑफ टू टाइप, मैं हिंदी में बात करूंगी। दो टाइप का मतलब एक होता है प्योरली वातज होता है, एक वात के साथ कफज होता है। तो जब प्योरली वातज होता है तो उसमें पूरी वात की लक्षण है, मतलब उसमें जैसे सुई चुभे के समान वेदना उसमें ज्यादा होती है। आप जब पैर आगे डालोगे तो कमर से नीचे तक ऐसे करंट फ्लो हो रहा है वैसे आपको दिखेगा, है ना। उसमें जकड़ाहट थोड़ी कम होती है, पेन बहुत ज्यादा होता है अगर वो टोटली वात ओरिजिन का है तो। वात कफज अगर होता है तो उसमें जकड़ाहट ज्यादा होती है अलोंग विथ पेन। मतलब वो पेशेंट लेट के अगर उठ के बैठता है तो वो पहले जॉइंट खुलने के लिए बहुत टाइम लेता है, मतलब वो सीधा ही नहीं कर पाता। फिर रखता है तो वो पैर उठा नहीं पाता जल्दी। ये जकड़ाहट के लक्षण है, जिसको हम स्तंभ भी बोलते हैं। तो ऐसे वक्त ये तो एक तो है कि सिर्फ वातज है, तो आप वात से रिलेटेड जो भी चीज है बहुत ज्यादा एक्सर्शन आपको नहीं करना चाहिए, जिसको हम अति व्यायाम बोल सकते हैं। दूसरा एक है कि वात बढ़ने वाली चीजें पूरी अवॉइड कर दो, जैसे डायरेक्ट कूलर का एक्सपोजर, डायरेक्ट एसी का एक्सपोजर। जैसे रूम में एसी होता है ना, एसी का जो आउट ये है, फैन जो है वो सीधे आप पे आ रहा है तो आपको दिक्कत बढ़ेगी। थोड़ा सा दूसरे कोने मतलब कॉर्नर पे अगर आप जाते हो तो वो ठीक है कि आपको थोड़ा सा राहत देगी, लेकिन फिर भी एसी का एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। फैन के सीधे नीचे नहीं सोना चाहिए ठंड में। दूसरा एक है कि जैसे मैंने बोला कि ठंड वाली मतलब फ्रिज में रखी हुई चीजें पूरी अवॉइड कर दो। रात का सुबह, सुबह का शाम, जो भी क्या बोलते हैं, बासा खाना जो है वो आपको अवॉइड करना है। उसके बाद ठंडी चीजें सब आपको अवॉइड करना है। ड्राइनेस बढ़ाने वाली चीजें आपको अवॉइड करना है, ठीक है। जामुन अगर बहुत खा लो तो ये दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि जामुन जो है वो कसेला रस का होता है जो कि वात को बढ़ाता है। ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको वात बढ़ाने वाली अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा एक है कि हमेशा आपका अग्नि जो है, डाइजेस्टिव फायर है, वो बहुत अच्छी रहनी चाहिए। और बहुत दिक्कत ज्यादा है तो इसमें अग्निकर्म बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मतलब अग्निकर्म के बहुत सारे पेशेंट, मेरी एक्चुअली स्वास्थ्य सिद्धि नाम से एक वेबसाइट है, डॉक्टर अश्विनी इंगड़ स्वास्थ्य सिद्धि करके, अमरावती में मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ। उस पे कुछ रिव्यूज आपको मिलेंगे सर। तो उसमें एक दीपाली पाटिल करके एक पेशेंट थी। वो वो जब मेरे पास आई थी, सिर्फ उसकी उम्र है हार्डली 33 के करीब होगी, वो 2 साल पहले की बात है। 4 महीने की उसको बच्ची है। वो जब पेशेंट मेरे पास आई तो पूरा पैर उसका नीचे रख ही नहीं पाते थे। राइट लेग जो था, सिर्फ वो टो वॉक करके आई थी, टो पे पैर, मतलब पैर से वॉक करते करते। उसको एग्जामिनेशन के जब लेटाया तो एग्जामिनेशन करते वक्त एक, मतलब बोलते ना ते कड पलटायला, म्हणजे एक हम्म. क्या बोलते, करवट, एक करवट से दूसरे करवट में जाने के लिए उसने कम से कम 10 मिनट लिए। इतना उसको सीवियर पेन था। तो अरे. उसका उसने वीडियो भी दिया, और वीडियो जब उसने मुझे दिया तो वो मतलब इतनी भावुक हो गई थी कि उसके उस वीडियो में लास्ट में वो रोई है पेशेंट। क्योंकि उसका ये कहना था कि मैं अपने बच्चे को ना खिला पा रही हूँ ना उसको उठा पा रही हूँ, इतनी सीवियर उसको दिक्कत थी। हाँ, उसको मैंने बस्ती चिकित्सा की, लेकिन उसको 2 सेटिंग सिर्फ अग्निकर्म के दिए। अभी 2 साल हो गए, उसको बिल्कुल भी वो प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने उसको ऑपरेटिव ही सजेस्ट किया था। अब बहुत बार ऐसा होता है कि सियाटिका के, मतलब सियाटिका इज अ प्रेजेंटेशन, लेकिन आपका एमआरआई रिपोर्ट क्या बोलता है, तो हर वक्त आपको ऑपरेशन की जरूरत है ऐसे नहीं है। सियाटिका, स्पॉन्डिलो अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस, स्पॉन्डिलोसिस, ये जो कंडीशन है मोस्ट ऑफ द टाइम आयुर्वेदा के पंचकर्म से बहुत अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं। हम ऑपरेटिव जो है वो अवॉइड कर सकते हैं इस कंडीशन में। ऐसे ही एक पेशेंट मेरे पास आए थे अकोट से, रिलेटिव ही थे वो जब मेरे घर में आए थे तो उनको ग्लास हाथ में देना पड़ता था। वो जैसे चेयर पे उनको खाना दे दिया तो वो झुक भी नहीं पाती थी। जब वो घर में आए थे, मतलब क्लिनिक में ट्रीटमेंट ली, तो उनके हस्बैंड और लड़के ने उसको चेयर मतलब ऐसे पकड़ के लाया था। और जाते वक्त जब वो पेशेंट दी, तो जैसे मैं अभी मतलब मैं दस्तूर नगर में रहती थी उस वक्त। तो दस्तूर नगर का स्क्वायर जो है वहां पे एक मोबाइल शॉप है, मतलब मोबाइल में रिचार्ज मारने के लिए, और वहां पे 5-6 स्टेप्स
ऐसे आयरन वाली जो स्टेप्स लगी हुई रहती है ना, वो लेडी खुद पैदल जाके वहां पे जाके खुद के मोबाइल को रिचार्ज मार के मेरा बच्चा छोटा सा मेरे बच्चे के लिए मार्केट में जाके टॉय लेके आई और उसके बाद घर गई। अभी तक उनको कुछ भी दिक्कत नहीं है। अभी तक उन्होंने वो ऑपरेटिव नहीं किया है। उनको काफी डिस्क हर्निएशन था, डिस्क में डिजेनरेटिव चेंजेस थे, काफी काफी एमआरआई उनका बहुत लंबा चौड़ा दिक्कतें उसमें थी। तो हम कर सकते हैं, मतलब ऐसा है कि उसमें रिजल्ट हम अच्छे से दे सकते हैं। कंडीशन कैसी है, कौन से कंडीशन में आप प्रेजेंट होते हो, वो मैटर करता है। बस्ती जो है, बस्ती चिकित्सा, ये आपको लॉन्ग टर्म पे और अंदर से काम करने वाली ट्रीटमेंट है। अग्निकर्म विद्याकर्म ये जो है वो ऐसा नहीं बोलते हम कि वो मतलब सिर्फ आपको आज रिजल्ट देगी कल नहीं देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द पैथोलॉजी अग्निकर्म भी आप होता है। लेकिन साइमल्टेनियसली कभी कभी दोनों ट्रीटमेंट का हमें हेल्प लेना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। कभी कभी सिर्फ बस्ती से काम करना पड़ता है, कभी कभी सिर्फ अग्निकर्म, कभी कभी विद्याकर्म। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पित्त एसोसिएटेड सिम्टम है तो हमें विरेचन भी देना पड़ता है। ओके मैम, आपका हॉस्पिटल का? सर सर मैं फिलहाल तो गाडगे नगर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप अगर किसी को नंबर चाहिए तो आप नंबर ले लीजिए, मैं एक नंबर आपको रिपीट मतलब बता देती हूँ। डॉक्टर अश्विनी है। 988 988 116 116 5320। 988 116 5320। हॉस्पिटल कहाँ पे आपका? आप मुझे कॉल कर दीजिए सर जब भी आपको कंसल्ट करना हो। ओके, थैंक यू मैम। ओके। और सर यहाँ पे हम रुक सकते हैं क्या, क्योंकि अभी बच्चों की स्कूल हाँ, का सवा टाइम सात होने हो का। रहा है तो अभी हाँ बिल्कुल 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 रुक सकते हैं, 7:15 बज गए। हाँ, और कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे, मैंने व्हाट्सएप नंबर है मेरा, कॉलिंग भी सेम है, व्हाट्सएप भी सेम है। यहाँ पे जो भी मेंबर है जिनके क्वेरीज मैंने अभी अटेंड नहीं किए, तो वो लोग हाँ, मुझे व्हाट्सएप। कोमल जी, प्रदीप जी, आप बात कर सकते हो और नंबर आपने नोट कर लिया होगा। तो हाँ, तो आप मुझे मैम एक व्हाट्सएप चीज पे मैसेज पूछनी डाल थी। दीजिए। व्हाट्सएप कॉल में आप पेशेंट का चेहरा देख के या उनका ये जहाँ भी प्रॉब्लम हो देख के वो इलाज बता सकते हो, तो आपको व्हाट्सएप कॉल किया जा सकता है। हाँ सर, मतलब कुछ क्वेरीज से हम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा है कि ऑनलाइन से भी ज्यादा है। जब हम नाड़ी देखते हैं तो हमें असेसमेंट ज्यादा अच्छे से आता है। और दूसरा एक है कि क्वेश्चनरी भी है, तो डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे जितने ज्यादा दीदी नंबर, आंसर एक मुझे बार करना नंबर, है। एक बार मैंने नंबर चार्ट में बोलिए। चार्ट में नंबर डाला है। अभी जो चार्ट है ना, ओके, चार्ट अभी भी लाइव है, उसमें ठीक है, मैंने नंबर डाल के रखा है। आप ठीक है। सब नंबर सेव कर लीजिए। दिक्कत कुछ भी हो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर मैंने तुरंत उसको रिप्लाई नहीं दिया तो मैं एट द एंड ऑफ डे कभी तो उसको रिप्लाई जरूर दूंगी। और मुझे अगर लगता है कि कॉल कॉल पे बात करने की जरूरत है तो मैं आपसे कॉल पे भी बात कर सकती हूँ। वो आपको टाइमिंग में दे दूंगी किस वक्त हमें बात करनी है, उस हिसाब से हम कर लेंगे। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपने अमूल्य समय में से हमारे रिक्वेस्ट पर आज कंटिन्यू 2 दिन, दूसरे दिन भी आपने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर सर। अश्विनी। अश्विनी थैंक यू थैंक यू। सर। हाँ थैंक लेफ्ट यू। हो सकते हैं आप, बिल्कुल जा हाँ सकते। हाँ, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। तो डांगेश्वर अभी कंटिन्यू, हमारे पास 15 मिनट का समय है। आप अगर कुछ बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। करेंगे। यस। तो पुनश्च आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम आयुर्वेद के चर्चा कर रहे थे। आयुर्वेद देखिए, ये आयु और वेद, ये दो शब्द से बना है। ये आयु का वेद है। हमारी आयु बढ़ाने के लिए जो वेद में उल्लेखित है उसका ये शास्त्र है। और ये ग्रंथ जो है उसमें चरक शास्त्र जो है, चरक ग्रंथ से ये आया है सब कुछ। ये चरक ग्रंथ में सब कुछ इसके बारे में लिखा है, इसके ट्रीटमेंट की क्या है, इसके आठ 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 अलग अलग अंग क्या है, किस क्या बेस होता है इसका, ये सब है। ये इसमें त्रिदोष बोला गया है, वात कफ पित्त। बस इस पे ही ये सब आयुर्वेद डिपेंड है कि हमारे जैसे नेचुरोपैथी में पंच तत्व होते हैं, और जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व। वो अगर कम ज्यादा होते हैं तो शरीर में व्याधियां निर्माण होती है, बीमारी निर्माण होती है, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी
वात कफ पित्त शरीर को अगर बैलेंस करते हैं तो उसी प्रकार से हमारी बीमारियां नष्ट होती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। और इसके जो देवता है धन्वंतरी देवता है। धन्वंतरी जो ऐसा बोला जाता है कि समुद्र मंथन से वो निकले थे और समुद्र मंथन में जैसा अमृत निकला तो ये धन्वंतरी देवता भी निकले। तो उसी प्रकार से ये आयुर्वेद शास्त्र बहुत हमारा पुरातन शास्त्र है। और जब भी ये इंडियन सही मायने में थेरेपी है, क्योंकि जब भी हम पुरातन देखते हैं राजे वगैरह उनके पास वैद्य राज वैद्य रहते थे और वो राज वैद्य ही ट्रीटमेंट करते थे। तो ये बहुत पुराना शास्त्र है। लेकिन इसके साथ में अभी बढ़ते युग में अलग अलग थेरेपीज आ गई है। बहुत सारी थेरेपीज आ गई। आयुर्वेद जैसा ये त्रिदोष पे डिपेंड है, धातु पे डिपेंड है। तो उसी प्रकार से हमारे नेचुरोपैथी ये पांच तत्वों पे, नेचुरोपैथी में अक्सर ये पांच तत्वों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट नेचुरली जो अवेलेबल है। देखिए ये थेरेपी कैसे आई? थेरेपी अवेलेबिलिटी से आती है। वो उस एरिया का वातावरण कैसा है, वो वहां कौन सी झाड़ पत्ती तैयार होती है, ये इस पे थेरेपी आती है। तो हम देखो यूनानी यूनानी ये अरब कंट्री की थेरी है। ये अरब कंट्री है, वहां पे झाड़ बहुत कम होते हैं, वहां पे अवेलेबिलिटी बहुत सारी कम होती है, तो उससे वो मेडिसिन तैयार होती है और उसलिए वहां पे यूनानी थेरेपी आई। अब ग्रीक में देखा तो वहां होम्योपैथी आई, क्योंकि वहां पे क्या अवेलेबिलिटी है उस पर सब निर्भर होता है। तो ये जो होम्योपैथी काम करती है, तो होम्योपैथी किस पे काम करती है? हमारा वाइटल जो ये है वाइटल जो है जीवन ऊर्जा जो बोला जाता है कि अगर ये पार्ट में कमजोरी है तो वहां की वाइटल ऊर्जा बढ़ाई जाती है। ये थेरेपी पे काम करती है होम्योपैथी। आपने एक और थेरेपी सुनाऊंगा, चुंबक चिकित्सा। चुंबक चिकित्सा जो है वो भी क्या करती है, अपनी अपनी थेरी का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। चुंबक थ्योरी में क्या होता है, चुंबक भी एक्चुअली इसका अथर्ववेद में उल्लेख है। और ये एक पत्थर है, पत्थर ही है। वो दिखने में लोहा दिखता, लेकिन हमारे पृथ्वी के भूगर्भ में ये मिलता है। तो भूगर्भ में मिलने के बाद में ये जो पत्थर है इसमें थोड़ा सा आकर्षण बल, नाउथ नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो ये पोल में आकर्षण और प्रतिकर्षण, नॉर्थ और साउथ पास में लाते तो उसमें आकर्षण होता है, और नॉर्थ नॉर्थ लाते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण होता है, विरोध होता है। तो ये चुंबक चिकित्सा क्या करती है फिर? चुंबक चिकित्सा जो है हमारे, अगर यहाँ पे मैं चुंबक लगाता हूँ या पैर में लगाता हूँ तो पैर में क्या होता है कि चुंबक में आकर्षण होता है। आकर्षण, और हमारे ब्लड में क्या होता है कि हमारे ब्लड में आयरन होता है, सबको पता होगा, एफएस होता है, फेरस सल्फेट। और ये आयरन जो है, ये आयरन कहाँ खींचेगा? चुंबक खींच लेगा ना। तो ऑटोमेटिकली ब्लड जो है, जो पार्ट वीकर है तो वहां पे ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, और ब्लड फ्लो अच्छा होने के कारण वो जो कमजोर भाग है वो दुरुस्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार के अपने अपनी थेरी का अपना अपना महत्व है। लेकिन ये सब थेरी यानी इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, बहुत कम है। जैसे एलोपैथी के साइड इफेक्ट ज्यादा है। एलोपैथी क्या करती? एलोपैथी कुछ भी नहीं करती। एलोपैथी जो चीज है उसको दबा देती सिर्फ। यानी मैंने एखादे डब्बे में अगर कुछ विष्ठा है या घान है तो वो ढक्कन लगा देती, बस वो निकालती नहीं उस डब्बे से, वो ढक्कन लगा देती। इसलिए कुछ दिनों के बाद उसका स्मेल ज्यादा आएगा, थोड़ी देर कम हो जाएगा स्मेल, लेकिन ढक्कन खोलते ही स्मेल ज्यादा बुरा आएगा। तो उसी प्रकार से दमन करती है, ये निर्मूलन नहीं करती, ये दमन करती है। तो ये आयुर्वेद जो होम्योपैथी है हमको अच्छी लगती, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट मिलता। ये ढक्कन लगाना आसान है ना, लेकिन उसको बाहर निकालना डिफिकल्ट है। तो ये सब पैथी जो है, होम्योपैथी है, हमारी आयुर्वेद शास्त्र है, हमारी यूनानी है। यूनानी भी अरब कंट्री है, मुस्लिम कंट्री में ज्यादा चलती हो, यूनानी है। तो ये सब सिद्धा है, योगा है, ये भी थेरेपी है। आयुष, आपने आयुष नाम सुना होगा, आयुष मंत्रालय का नाम सुना ना। आयुष में क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, ये सब होम्योपैथी, ये करके आयुष शब्द तैयार होगा। क्योंकि अभी अभी तक सिर्फ एलोपैथी की मोनोपल्ली थी, लेकिन जैसा ही आयुष मंत्रालय आया तो गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया कि जो इतने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये पांचों पैथी वहां पे कंपलसरी की। वहां पे योगा भी है, योगा का डॉक्टर भी है, नेचुरोपैथी का ही डॉक्टर है, वहाँ होम्योपैथी का डॉक्टर है। हमारे जनरल हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रूरल हॉस्पिटल, यहाँ पे होम्योपैथी का भी डॉक्टर है, सब पैथी है। और
हर हर पैथी का अपना अपना एक दो इसमें भी जो बीमारियां है उसमें मोनोपल्ली रहती। जैसे आयुर्वेद शास्त्र में जॉइंट के पेन के लिए बहुत फेमस है। जॉइंट के पेन, जो पेन है वो आयुर्वेद शास्त्र में, इधर शास्त्र से आयुर्वेदिक में ज्यादा अच्छे कवर होते हैं। होम्योपैथी में जो अलग अलग तुम्हारा रूट से बीमारी निकलना, उसके लिए मुझे टॉन्सिल था। टॉन्सिल में 11वीं में था। टॉन्सिल में एलोपैथी के इधर गया और मेरे टॉन्सिल बहुत बढ़ते थे, यानी इतने बढ़ते थे। जाने के बाद उन्होंने बोला सर ऑपरेट करना पड़ता। ऑपरेशन के लिए मैं तैयार भी हो गया, लेकिन मुझे किसी ने तो भी सलाह दिया। सिर्फ उस समय 3 रुपए में पूरे सप्ताह की औषधि मिलती थी अपने होम्योपैथी में। तो मैं होम्योपैथिक कॉलेज में गया और 3 महीने सिर्फ मैंने ट्रीटमेंट ली। वो आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं, आज तक परेशानी नहीं बिल्कुल। कभी कितना भी ठंडा खाओ, कितना भी कुछ करो, टॉन्सिल नाम की चीज में भी कभी बढ़ती नहीं। ये मैंने खुद आजमाया है। तो इसी प्रकार से रूट से निर्मूलन करने का काम ये हमारे अलग अलग पैथियां करती है। तो सिद्धा है, उसके साथ में एक रेखी भी है। रेखी का तंत्र अलग है। रेखी जो है ये वेव्स, हमारी जो स्पंदन है उस पे निर्भर होती है। उसमें अलग अलग पॉइंट्स भी होते हैं। तो बाद में सुजोग थेरेपी आपने नाम सुना होगा। सुजोग, सुजोग थेरेपी क्या है? ये सुजोग मीन्स हथेली पे हो, और हथेली पे ये जो हमारी बॉडी है, ये पूरे हथेली का प्रतिनिधित्व, हमारे बॉडी का प्रतिनिधित्व करते हैं ये हाथ से। ये अगर देखा तो ये अंगूठा जो है, ये अंगूठा हमारी गर्दन, ये सब है। और ये जो दो बीच में के दो है, ये दो पाव है और ये दो हाथ है। और ये पॉइंट अगर दबाते हैं बराबर हाथ के पाव के जा जा, ये पूरा दर्द कम हो जाएगा। उसके दबाने का भी तरीका है, उसके अलग अलग रॉड है। यानी सुजोग थेरेपी भी बहुत अच्छी थेरेपी है। ये दो पाव है, ये दो हथेलियां है और ये हमारा गर्दन है, ये और ये पेट, धड़ का बाजू है पेट। अब हर एक उंगली की अपने अपना बॉडी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देखो ऊपर का पोर्शन जो है ये गर्दन है, ये हमारी गर्दन है। ये गर्दन का ये मान, नेक बोलते हैं, गर्दन नहीं सॉरी, ये सर है, ये नेक है। उसके पीछे का बाद धड़ है, ये नीचे का पाव है। और ये पीछे साइड है, ये आगे की साइड है। ये अगर प्रेशर करते हैं प्रॉपर तो ये कोरिया की थेरेपी है, कोरिया की। तो ये सब, ये इस पे हाथ पे कुछ भी बीमारियां हैं तो प्रॉपर पॉइंट अगर दबाते हैं तो वहां का, तो निश्चित रूप से आपके पूरे बॉडी को रिलीफ मिल सकता है। इतना इतना इसमें ये है। सिर्फ वो पॉइंट का हमें ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान नहीं है, हम इलिटरेट है, तो पूरा पूरा दबाना चाहिए, पूरा दबाना चाहिए, पूरा बिल्कुल बात है। तो ये एक्यूप्रेशर भी हुई है। अब एक्यूप्रेशर थेरेपी में क्या है, हमारी जो बॉडी में एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अनुसार, हाँ, यस। एक्यूप्रेशर में क्या है, हमारी जो बॉडी में हर सिस्टम है, हम कैसे तैयार हुए हैं। और माता पिता का मिलन, यानी स्त्री बीज और पुरुष बीज एक हो गए। स्त्री बीज और पुरुष बीज एक होने के बाद एक सेल तैयार हो गई, पीसी। सेल के बाद में क्या हो गया, टिश्यू तैयार हो गया। टिश्यू के बाद में ऑर्गन हो गया। ऑर्गन के बाद में क्या तैयार हो गया, सिस्टम तैयार हो गई, संस्था है। जैसे ये नर्व सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उत्सर्जन संस्था है, अलग अलग संस्थाएं तैयार हो गई। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल है सेल। तो ये सेल के कारण तैयार हो गई। तो हम जो थेरेपी, कौन सी थेरेपी पे हम बात कर रहे थे अभी? नहीं, एक्यूप्रेशर, सुजोग पे बात एक्यूप्रेशर पे बात कर रहे थे। एक्यूप्रेशर बराबर है। तो ये एक्यूप्रेशर, ये सब सिस्टम का जो एंड कहाँ पे हुआ होगा, तो हमारे ये तल हाथ और पाव में हुआ है। पाव में जो है, ये हर सिस्टम के पॉइंट, अगर मेरे घर में लाइट है तो ये लाइट का स्विच यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ से कंट्रोल होता है। ये पूरा लाइटिंग हमारी सब सिस्टम यहाँ से कंट्रोल हो सकती है, यहाँ से कंट्रोल। तलवे और ये हमारे पाव के जो, इसीलिए हम आरती के समय ताली बजाते हैं। यस, ये जो ऋषि मुनि ने लगाया है, बजाने की। हाँ, उसका कारण ही है ये कि ऑटोमेटिक दिन में तो भी कम से कम प्रेशर होगा। चलना तो पड़ता ही, पाव से चलना ही पड़ता, लेकिन इसके लिए है। तो ये एक्यूप्रेशर हमारी बिल्कुल हम ज्ञान हो या न हो, लेकिन उस ऑटोमेटिकली पॉइंट्स दबते हैं और हमारी हर सिस्टम एक्टिवेट होती है, हर सिस्टम। और सिस्टम एक्टिवेट होती है क्योंकि हर सेल तक पहुंचते हैं। तो दिन भर में बहुत अच्छा लगता है। तो एज ए लेमैन हमने पूरे हथेले भी ऐसी दबाई तो भी जहाँ पे वीकर सेक्शन है वो रिकवरी होंगी। ये है हमारा एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर
और एक्यूपंक्चर अलग है, एक्यूप्रेशर अलग है, एक्यूपंक्चर अलग है। एक्यूप्रेशर में क्या पॉइंट दबाते और एक्यूपंक्चर में वो सुई जो रहती वो सुई से वहां दबाते, बस इतना ही फर्क है। सुई जहाँ पे बिल्कुल जो जो पॉइंट पे दर्द है वहां सुई लगाते, वो सुई लगाने का भी टेक्निक है। तो ये ऐसी ऐसी अल्टरनेटिव थेरेपीज है और ये थेरेपीज अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार वहाँ क्या अवेलेबिलिटी है, कौन सी झाड़ पत्ती है, क्या वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो उस पे निर्भर होता है पूरी थेरेपी। हर हर ये अपने कंट्री में एक ही थेरेपी नहीं चलती, अलग अलग अपने अपने हिसाब से चलते हैं। अगर जापान में आप जाते हैं तो जापान में एलोपैथी का उपचार बहुत कम है, बहुत कम। वहां पे समय पे ही औषधि, ऐसे मेडिकल नहीं है वहां पे। आप अपने डॉक्टर के पास गए कि वो समय पे औषध, जैसा पहले अपना खलबत्ता और ये था, तो उसी प्रकार से अभी भी समय पे औषधि तैयार करके देते हो, समय पे बिल्कुल। तो ये अलग अलग अपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये सब थेरेपी आई है। और हमारे लिए हमारी पारंपरिक कोई थेरेपी होंगी तो वो आयुर्वेद है, वो आयुर्वेद है। तो ये आयुर्वेद का अगर ज्ञान है, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी क्या है तो बहुत सिंपल है। वो तो सब अवेलेबिलिटी, मिट्टी सब जगह अवेलेबल है, नहीं क्या, जल सब जगह अवेलेबल है। बस हमारे शरीर में जल की मात्रा कम हो गई तो ऑटोमेटिक जल शुष्कता होंगी, अलग अलग स्किन की बीमारियां होंगी। हमारे वो पानी उसको उसको ये क्या है, उपचार क्या है, पानी की लेवल बराबर कर देना। हमारे शरीर में अग्नि टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको कम कर देना। टेम्परेचर ये गोली लेने की भी आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक तुम अगर टेम्परेचर आता है, ब्लैंकेट लपेट के सो जाते थोड़ी देर, तो वो ऑटोमेटिक तुम्हारा टेम्परेचर कम होता। बिल्कुल ब्लैंकेट लपेट लो और सो जाओ तो ऑटोमेटिक वो घाम चले जाएगा। और गोली क्या करते, वही काम करती ना, गोली खाने के बाद आपको पसीना आ जाता नहीं का। तो ये हमारे ब्लैंकेट लपेट के सो जाओ, देखो आपका पसीना कितना बढ़िया चले जाता, टेम्परेचर कम हो जाएगा। हम खांसी सर्दी आती टैबलेट लेते, तो उसमें काला काढा लो, उसमें कलमी जो बोलते, क्या बोलते कलमी को, कहते काय म्हणतो आपण त्याला, ती दालचीनी, दालचीनी और ये हॉट होती है, ये डाल दो उसमें। अपनी मिर्च पाउडर, काली मिर्च जो रहती है उसकी पाउडर डाल दो और ग्रीन टी डाल दो, तो हल्दी डाल दो, देखो ऑटोमेटिक अपनी खांसी कम होती, सर्दी कम होती। तो ये सब हमारे किचन जो है वो 90% आयुर्वेद है। वो अजवान है, अजवान। मुझे पेट के थोड़ी बीमारी थी, पेट पेट में ऐसा कहा तो दर्द होता था, कुछ भी नहीं, मिसेज बोल रही थी दवाखाने में जाओ, ऐसा करो ऐसा, मैंने कुछ नहीं, जीरा, जीरा ये बोलते हैं, जीरा और हमारा अजवान ये मिक्स करके रात में खाता था थोड़ी, 1 महीना कंटिन्यू खाया, गायब हो गया। अभी नहीं, सोनोग्राफी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब हमारा नहीं, सही बात बोल रहा हूँ। मैं यूजुअली जो हॉस्पिटल है वो कम जाता। तो मेरे आंख पे ये थोड़ी सी गांठ आ गई थी यहाँ पे। मैं यह गांठ आने के बाद में मैं गया डॉक्टर के पास, आई सर्जन के पास। उन्होंने बोला कुछ नहीं, बस 20 मिनट का ऑपरेशन है, ऑपरेशन कर देना पड़े, क्या तो कुछ भी नहीं होता उसको, 20 मिनट में हो जाते हैं, आप अच्छे हो जाएंगे। मैंने आने के बाद में मेरे मदर को बोला ऐसा ऐसा, उन्होंने कुछ नहीं बोले, गुनगुना पानी ले बोले और उसमें कॉटन डाल बोले और 2-3 दिन ऐसा उसको लगा बोले, बस 8 दिन में मेरे ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा। ये सब छोटी छोटी बातें हमारे पास है। हाँ, एक दिन और मैं बताता, एक मुझे क्या होता है, एक फंगस हुआ था एक कान में, फंगस हुआ। तो फंगस होने के बाद मैं डॉक्टर की तरफ 3 वीक, 30 वीक, 3 वीक गया कंप्लीट, यानी 15 दिन और एक सप्ताह गया। तो मुझे पढ़ाना पड़ता था, टीचिंग करना पड़ता, एक कान से सुने नहीं आता था। मैं पहले ही बोलता था कि लोगों को कि भाई जोर से बोलिए, मुझे सुने नहीं आता, तो पहले बताता। फंगस डॉक्टर के पास हर सप्ताह में जाता था, वो क्लियर कर देता था, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। तो एक मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति आया थैली लेके और ऐसे ही आयुर्वेदिक का कुछ कुछ बेचता था सामान। उसको मैंने ऐसी मेरी समस्या बोली, ऐसा ऐसा मुझे हो गया। तो कुछ नहीं, सिंपल है, बोले क्या करो, बोले घर पे जाने के बाद जो ऐसा खोबरेल तेल रहता है गरम कीजिए, और गरम करने के बाद में उसमें एक लहसुन की कली डालना, लहसुन, अजवाहन, हींग, ये 3 पदार्थ डालना बोला। गरम करने के बाद उस जो अपनी फिल्टर है चालनी से उसको गाड़ लेना बोले। चालनी से मैंने गाड़ने के बाद में उसके 2-3 थेंब सिर्फ मेरे कान में डाले, उसके बाद में कभी फंगस नहीं होगा, कभी फंगस नहीं होगा। अब घर में कभी भी कोई कान का प्रॉब्लम बोलता तो मैं यही उपचार करता, यानी ये सब उस वहां कम से कम मैंने 3-4 हजार की ट्रीटमेंट ली होंगी वो 3 सप्ताह में, लेकिन ये 10 रुपए के काम में मेरा काम हो गया। तो ये सब बातें हमारे पास होती है,
इसीलिए अपनी अपनी थेरेपी थोड़ा सा एकदम ट्रीटमेंट पे एलोपैथी पे ना जाते हैं कि हमारे पास जो भगवान ने गिफ्ट दिए है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, उसका इस्तेमाल हमारे लिए करते आता क्या। हल्दी तो बहुत काफी है, हल्दी तो बहुत काफी है। ऐसी ही मेंटल बीमारी भी अच्छी होती है। यानी मेंटल जो है, आप तुलसी के झाड़ के पास हमारी समस्या बताए, देखो क्या होता है। तुलसी जो है वो बहुत अलग काम करती है। तो ये अलग अलग तकनीक है। मेंटली भी आप जो है, ये मेडिटेशन से सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं इतना अच्छा। टैबलेट लेने के बाद में, टैबलेट में क्या होता है मेंटल, इसमें हमको पता है क्या होता है। उसको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते करते बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन मेडिटेशन ऐसी, मेरे मिसेस को माइग्रेन था, हमने सीटी स्कैन किया, सीटी स्कैन किया, एमआरआई किया, क्या क्या नहीं किया। हर प्रकार की एलोपैथी, हर प्रकार की होम्योपैथी, आयुर्वेद की आयुर्वेदा, ये 3 साल से चल रहा था, 3 साल से कंटिन्यू। और कुछ भी नहीं दिखा रहा। ईएनटी के पास जाओ, वो बोले इसके पास जाओ, न्यूरो सर्जन के पास जाओ, सब सर्जन ढूंढे, सब ईएनटी गए, सब सब गए, सब पैथी ले लिए। और उसमें कुछ भी नहीं। एक श्रेयांश दागा है बंगलोर में, उनका कोविड के समय 28 दिन का कंटिन्यू मेडिटेशन सेशन था। उसने दिल लगा के 28 दिन मेडिटेशन किया, फ्री में था, ऑनलाइन। अब उसको प्रॉब्लम ही नहीं कर, वहां तब से वो माइग्रेन नहीं तो हर 20 दिन के बाद एपिसोड आता था, हर 20 दिन के बाद उसको गोली खाना पड़ता था। और बस 20 दिन के बाद बिल्कुल तो वो कुछ भी काम नहीं कर सकती थी, सर दर्द तो भयानक होता था। लेकिन आज वो कहाँ पे भी गई तो लोगों को मेडिटेशन की सलाह देती। उसके पास वो 28 दिन का पूरा कॉपी है, हर लोगों को देती है। और मेडिटेशन से ओ मेडिसिन ने जो काम ओ नहीं किया, डांगे सर, मेडिटेशन। हाँ हाँ सर, समझ समाप्त हुआ। एमपी के फिटनेस से जुड़ने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कम पड़ती है, ऐसा यस। बहुत से हमारे भाई बहनों के मैसेज आते हैं। मैं अपनी बात, खुद की बात बता सकता हूँ। मुझे पाइल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर के पास गया भी था ट्रीटमेंट कराने के लिए, फायदा हुआ नहीं, ऑपरेशन बताया। फिर मैंने योगा, योगा में डोलासन, डोलासन डोलते डोलते जो डोलासन करवाते हैं, डोलासन किया और डोलासन से मेरा पाइल्स ठीक हो गया। आज देखिए वाह। योग भी, आज मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइल्स की सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। तो आसन भी हमारे रोग में कितने फायदेमंद हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानते भी है, करते भी है। तो हमारा एमपी के का लक्ष्य यही है कि हम अपना इलाज खुद कैसे करें, खुद कैसे करें, आसन करें, प्राणायाम करें, और भी जो थेरेपियां, हमारी पुरानी थेरेपियां हैं, उसका प्रयोग करें, तो दवा से बचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन में ये एंड करें एक सर। सिर्फ 1 मिनट सर। पाव यस गरम, पेट नरम, सर हो ठंडा, तो वैद को मारो डंडा। यस तो यस पाव गरम रखने के लिए वॉकिंग करना पड़ेगा, पेट नरम रखने पड़े। और एक एक लास्ट बता था, प्रोस्टेट के लिए मैंने क्या किया। प्रोस्टेट था मुझे, लेकिन अभी बस ये जो व्यायाम है, ये 50 बार करता मैं, और दूसरे साइड से 50 बार करता, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम चलेगी बस। वेरी गुड, तो वेरी गुड। धन्यवाद। समापन की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू। समापन की ओर चले। यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के आभार। सुचेता जी सर स्लोगन मला बोलिए सर जी, डांगे सर बोलिए। बोला। सर मला मिळेल का ते मेडिटेशनचं? हो, मिळेल मिळेल, पाठवतो. पाठवून द्या सर, सगळ्यांनाच मिळेल। हाँ, नक्की 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 जय जितेंद्र नक्की। सभी को, सभी एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 1 घंटा घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज,
एक घंटा हर घंटा रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा एक हर रोज। घंटा हर रोज। त्रिवेणी और सर हम को बहुत बहुत धन्यवाद। सही में डांगे सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वो फिल इन द ब्लँक्स किया मैंने, रिकामी जागा थँक यू और थँक यू। हम ओ मर गुड डे।